and welcome to the very first episode of Mantra with Amas, your preferred platform for engaging in conversation with the industry leaders, entrepreneurs, and technical experts. I am your host, Rajkumar, MD and CEO Amas Skill Ventures Private Limited. Today we are going to discuss with Mr. Sameer Takauchi, who have more than 24 years of industry experience in automotive industry. Takauchi-san, welcome to the show. Thank you so much. So, Mr. Sameer, could you please share to our audience a bit about yourself, your journey, and your experience of last 24 years? मैं यहाँ से हिंदी में बात करता हूँ, okay, for the audience. So मैं 1992 में इंडिया आया हूँ स्टडी के लिए. मैंने किया था BA हिंदी और उसके बाद मैंने BCom किया है. BCom आई एम नॉट एबल टू ग्रेजुएट नहीं कर पाया क्योंकि इन बिटवीन 1998 से मैंने जो प्रीवियस कंपनी है सोमिक जेरेफ, अभी एग्जिस्टिंग जो कंपनी सोमिक जेरेफ का नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ज्वाइन किया है. ठीक है, तब से जो है ऑलमोस्ट 24 ईयर्स मैंने वहाँ पे काम किया है. आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने BA किया, BCom किया, लेकिन ऑटोमोबाइल बिजनेस में घुस गया. So this is actually the biggest things actually that why this happens, because one of my father's friend introduced me for this company and then मैंने join किया just as an interpreter initially because I know Hindi, Japanese and English. So यानी आपका जो जर्नी एज ए इंटरप्रेटर से स्टार्ट हुआ एंड नाउ यू आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द कंपनी, सो इट्स अ रियली रिमार्केबल. सो कुड यू प्लीज शेयर समथिंग मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस? See that 24 years ऐसे नहीं हुआ है कि जस्ट इंटरप्रेटर. मैं ज्वाइन किया, शायद कुछ लोगों को पता होगा कि जापानीज कंपनी कैसे लोगों को नाचा करते हैं, कैसे जो उनको प्रोडक्ट करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं. तो क्या है कि जब मैं ज्वाइन किया उसके बाद मुझे प्रोडक्शन में डाला गया. आई वर्क एज अ ऑपरेटर इनिशियली, देन आफ्टर द टीम लीडर ऑफ द शॉप फ्लोर. इंटरप्रेटर कैसे ऑपरेटर बन गया और उसके बाद कैसे टीम लीडर बन गया. देन बट आई वर्क फॉर दैट बिकॉज आई कीन टू लर्न the knowledge about the product also and the operation also. Then मैंने क्या किया कि प्रोडक्शन में काम किया, टीम लीडर कर लिया. Then my boss shifted to the maintenance and maintenance में काम किया. And this is also one thing that the very the unique the way of the Japanese जो कंपनी है कि जो लोगों को स्किल जो डेवलप करते हैं कि वे लोग है ना कंपनी में आने के बाद उनको नर्चर करते हैं, काफ़ी नॉलेज सिखाते हैं और जापान में ट्रेनिंग के लिए भेज भी दे देते हैं. तो मुझे है लगभग 24 साल के अंदर 5-6 बार जापान भेजा गया ट्रेनिंग के लिए भी और अदर इंटरप्रेटर अटेंड करने के लिए. और इंटरप्रेटर में ये खासियत भी होता है कि जब वो किसी को बताना पड़ता है तो मुझे नॉलेज मेरे दिमाग हो के ही जाएगा सारे दोनों साइड से. तो उससे मेरे पास जो नॉलेज है सारे अब्सॉर्ब हो गए और उसी से मैं काम कर पाया. तो क्या होगा कि प्रोडक्शन के बाद मेंटेनेंस गया. देन आई वाज एक्चुअली द TPM का कोऑर्डिनेटर था उसमें, जो ऑफिस का जो विंडो पर्सन था. आई वर्क विद CIA पर्सन ऑल्सो. CIA के जो लोग हैं उनके साथ भी काम किया है. JPM जापान जो प्रोडक्शन इम्प्लांट मेंटेनेंस हैं उनके जो कोऑर्डिनेटर के साथ भी बात की, कंसल्टेंट के साथ भी बात की है, जस्ट इन टाइम वाले से भी बात की है जित करके. देन आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू द क्वालिटी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए. क्वालिटी सिस्टम है, वहाँ पे इंजीनियर भी आ गए, उनके साथ भी काम किया. देन आई वाज शिफ्टेड टू इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, प्रोजेक्ट के जो फॉलोअप करना है, सैंपल मेकिंग का फॉलोअप करना है, ड्राइंग के बारे में और जो भी सपोर्ट चाहिए डेवलपमेंट के लिए उनका सपोर्ट किया. जापानीज के साथ काम भी किया, प्रैक्टिकली काम किया. देन आई वर्क फॉर द मेकिंग अ सिस्टम एंड रूल ऑल्सो, रूल ऑफ द कंपनी. In fact, there was no work instruction initially. There was no such procedure, detailed procedure. हाँ, वो तो था कि उसमें TS था, मतलब इससे पहले ISO था, शुरू में TS हो गया, ऐसे करके जो ITF हो गया. तो अभी इस तरह जो सिस्टम था, सिस्टम डेवलप तो हो रहा था, लेकिन इसका माइन्यूट जो सिस्टम है 1 by 1 प्रैक्टिकली क्या करना है वो सिस्टम था नहीं, प्रोसीजर था नहीं था. तो वो मैंने डेवलप करने के लिए सपोर्ट किया जापानीज के साथ मिलके. सो ये एक बड़ी फैंटास्टिक जर्नी है कि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से BA BCom से आपने एक जर्नी स्टार्ट करी एज ए इंटरप्रेटर और उसके बाद जो है एज ए इंटरप्रेटर यू स्टार्टेड एक्वायरिंग द स्किल्स. और हर डिपार्टमेंट में एक जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें उसमें आप काम करते चले गए और एक सीनियर लीडरशिप तक पहुँचे. तो ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक है क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस होती है कि केवल टेक्निकल आदमी ही जो है टेक्निकल फ्लोर के ऊपर जो है काम करता है.
but it's an example of the right skilling and experience that from the non-technical background you entered into the skilling and you are in the technical plant and then acquired those kind of skills. आप बताएंगे कि एक जो जापानीज इंडस्ट्री की वर्क प्रैक्टिस है या जापान के कल्चर की बात करें और हमारे इंडियन इंडस्ट्री के वर्क कल्चर की बात करें, उन दोनों में क्या एक डिफरेंस है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, कहा जाए तो इंडिया में और जापान में एक मेजर डिफरेंस कह सकता हूँ. डिफरेंस तो कई हैं, लेकिन वी आर एक्चुअली बेसिकली सेम ह्यूमन बीइंग, बट स्टिल वी लिव इन द डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड. स्कूलिंग में क्या सिखाया उसमें भी डिफरेंस आता है. जैसा एक थे कि टाइम पंक्चुअलिटी, सबको पता है कि जापान में जो है पंक्चुअलिटी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है कि टाइम पे आएंगे, टाइम पे काम करेंगे. ये बिना सब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि ऐसे करना है. रूल है तो रूल फॉलो करते हैं, ऐसे करते हैं लोग. पंक्चुअलिटी एक तो है, और इनकेस लेट भी होगा तो हम बताएंगे कि ये लेट हो रहा है. ये नहीं कि चुपचाप लेट हो जाएगा, ऐसे भी नहीं करते हैं. तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो द इन्फॉर्म्ड एक्चुअली ट्रेन्ड. नॉर्मली यहाँ पे थिंग्स फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि आप 15 मिनट लेट हो गए तो ये मान लिया जाता है कि कोई बात नहीं, चलता है ना. तो आई थिंक ये चलता है कंसेप्ट जो है जापान में नहीं चलता. राइट. और यही कारण है कि जापान आगे चलता है. राइट. ग्रेट. सो आपने 24 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम जो है इंडस्ट्री में लगाया है, वो इंडिया में, जापान में और अदर कंट्री के कंटेक्स्ट में भी. आपका क्या मानना है, व्हाट इज द डिफरेंस यू फील बट इन द वर्क स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड जापानीज इंडस्ट्री? अगर देखा जाए तो है इंडिया और जापान में डिफरेंस है. दो वी आर सेम ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जो स्कूलिंग में और जो फैमिली में जो एजुकेशन है उसमें भी डिफरेंस है. उसमें 3 पॉइंट मेजर मैं मानता हूँ कि 3 पॉइंट है. एक तो है कि टाइम पंक्चुअलिटी. ये तो ज़्यादा लोगों को जानते होंगे इसके बारे में कि जब टाइम ये बताया गया तो कोई बिना कोई बताएंगे तो भी अपना टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम पे ही आएंगे, टाइम पे काम करेंगे. रूल है तो रूल फॉलो करेंगे. ये नहीं है कि 15 मिनट लेट है तो चलता है. ये नहीं चलता है कंसेप्ट जो है जापान में नहीं चलता. नहीं चलता. और ये दूसरी बात है कि रिपोर्टिंग, कंसल्टिंग, ये चीज़ जो है जापान में क्या है कि कोई भी चीज़ होगा, कोई टाइम, जैसे हमारी अभी बात हुई थी कि जैसे 15 मिनट लेट होगा तो हम बताएंगे कि 15 मिनट लेट हो रहा है, इन्फॉर्म करेंगे और कंसल्ट भी करेंगे कि लेट होगा तो क्या करना पड़ेगा. कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट में तो लेट हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी जो दूसरा एक्शन क्या हो सकता है, बॉस के साथ बात करेंगे. तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया जाता है. सो अगर आप कुछ भी डिले होते हैं या कोई भी डेविएशन होता है तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है. बिल्कुल. और तीसरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी ये भी इंडस्ट्री में सिखाया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस आता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा कि जो आपको काम दिया गया आपको रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ऐसी चीज है कि आपके एरिया में जैसा वायस टू एस आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं. वैसे कहा जाए तो अगर कहीं गिरा हुआ है, कूड़ा गिरा हुआ है तो उसमें उठाने हैं, अपने एरिया है साफ करके रखें, अकाउंटेबिलिटी हो गया. काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों को कुछ परेशान हो रहा है, कुछ सपोर्ट कर लें उनके लिए, तो वो अकाउंटेबिलिटी हो गया. जापान में किसी को बिना बताए ये करते हैं कि सपोर्ट करते हैं आपस में. तो ये डिफरेंस. वहाँ अगर कहीं ऐसा लगता है कि किसी को जरूरत है तो वो अपने आप एक सपोर्ट करते हैं, ना कि जो है उनको जो है लेग पुलिंग किया जाए या इग्नोर कर देना. वो इग्नोर कर देने वाली चीज वो नहीं है, क्योंकि मेरा काम है तो मैं ये काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करते हैं. इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं कि इंडिविजुअल आदमी की ग्रोथ के लिए और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए स्किलिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, अच्छा, वो बात ये है कि जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि मैं BA और BCom पढ़ाई करने के बावजूद उसके बाद इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि उसमें BTech की ज़रूरत होती है, डिप्लोमा वाले आते हैं, ऐसी एरिया में आ गया. लेकिन वो सीखे मैंने, तो ये एक स्किल है कि जो मैंने जो सीखा है वो ऐसी चीज़ है, सर्टिफिकेट लेने के बाद पूरा स्किल आ जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है. तो यानी ये एग्जाम्पल है कि बहुत से बच्चे जो BA.com करते हैं और वो इंडस्ट्री में नहीं आते, ये सोचते हैं कि वहाँ केवल टेक्निकल लोग ही जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि अगर वो एक बार एंट्री करते हैं और अगर लर्न करते हैं तो दे कैन ग्रो इन द वर्टिकल मोबिलिटी इन द टेक्निकल फील्ड ऑल्सो. यस, ऐसे मैं मानता हूँ ऐसे. और ये इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो कंपनी में जब घुसने के बाद उनके लिए सर्टिफिकेट कोई कामयाब नहीं है वास्तव में. जस्ट इंटरव्यू के लिए चाहिए होंगे, हो सकता है कि टेम्पररी, लेकिन कंपनी में आने के बाद काम करेंगे उस समय ये देखा जाए कि इस जो एम्प्लॉई है उसको क्या आता है,
कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका क्या वाक हबिचुअल है, कि कैसे लर्निंग करते हैं, जितनी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और वो उसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, ये देखा जाता है। ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि सर्टिफिकेट की बजाय जो है स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक सर्टिफिकेट के आधार पे एक सर्टेन लेवल पे एंट्री किया, बट अगर आपने स्किल एक्वायर किया तो ही आप आगे ग्रो कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी ग्रोथ नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे सर्टिफिकेट की तरफ जो है ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है कि मैं बीटेक की डिग्री ले लूँ या एमबीए की डिग्री ले लूँ या पीएचडी की डिग्री ले लूँ, बट वो जो एक स्किलिंग है, परफॉर्मिंग द टास्क, वो उतना इम्पोर्टेंट उनको नहीं होता या उसकी उतनी महत्वता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपके एक्सपीरियंस से एक हमें सीखने को मिल रहा है कि अगर आपने उस तरह की डिग्री नहीं भी है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप आगे जा सकते हैं। और आप डिग्री की तरफ ज़्यादा ना झुके, पहले अपने स्किल की तरफ झुके। अगर हम जितने भी अगर हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट की देखें, या चाहे आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री की देख लीजिए, जितने भी नामी गिरामी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्किल के आधार पे एक बड़े अपने नाम कमाए हैं देश में, दुनिया में। और जो है वर्ल्ड ओलंपिक्स ले लीजिए आप, किसी भी, या स्किल ओलंपिक्स ले लीजिए, वही लोग आगे ग्रो कर रहे हैं जिन्होंने स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ना कि सर्टिफिकेट के आधार पे। ग्रेट। सो सर, अभी अगर हम देखें आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो जिस प्रकार से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे आईओटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, यहाँ पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ये वैसे मेरी तरफ से कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे मीडिया बोलते हैं कि एआई होगा, इसमें फिर वो आईओटी होगा, जो मशीन से कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ, लोगों के लिए जो कंफर्टेबिलिटी मिल जाएगी उसमें, गाड़ी चलाने में भी, मशीन चलाने में भी। लेकिन बात ये है कि आखिर क्या है कि बिना इंसान तो नहीं कर सकते, कोई ना कोई एआई में इनपुट करने वाला, और इनपुट एआई में या कोई आईओटी में डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करने वाला, या इसी को यूटिलाइज करने वाला, कि इनकेस में अबनॉर्मलिटी आ गया तो उसको डिटेक्ट करके उसको ठीक करने वाला, क्या पैरामीटर ले रखी उसके लिए क्या कन्वर्जन है और वो क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारे जो है इसमें इंसान जो है वो इन्वॉल्व है। तो फाइनली स्किल तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी नई नई चीज़ें और नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगे समय के साथ, लेकिन ये है कि आपको समय के साथ वो स्किल्स जो है एक्वायर करना है, सो दैट कि आप उनके लिए कंफर्टेबल हो सकें और उनके हिसाब से अपने आप को ग्रो करा सकें। ग्रेट। बिल्कुल सर, देयर इज ए ग्लोबल पुश फॉर द सस्टेनेबिलिटी. How do you see Japan is taking care the environmental aspect in their car culture? एक्चुअली दैट अभी क्या है कि ईवी के बारे में बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि टोयोटा तो जो हाइड्रोजन इंजन डेवलप कर रहे हैं, इसमें पहले हाइड्रोजन इंजन जो है वो सक्सेस नहीं हो रहे थे, लेकिन आजकल जो है जैसे इस साल में जो टोयोटा ने जो पार्टिसिपेट किया था एंड्योरेंस रेस में जो जापान में, उसमें उन्होंने जो एक गाड़ी निकाला और उसमें सक्सेस भी हुआ वैसे। तो उसमें हाइड्रोजन इंजन जो है, उसमें जो लिक्विड हाइड्रोजन इंजन जो लिक्विड हाइड्रोजन जो फ्यूल यूज़ करेंगे, उसका एक स्कोप है कि उससे एनवायरमेंटल जो है इफेक्ट कम हो सकता है। कहा जाए कि ईवी जो है बैटरी में काफ़ी वेस्ट होती है, उसमें भी काफ़ी जो है इकोसिस्टम को खराब कर सकता है, उसमें मटेरियल यूज हो रही है, उसका जो खराब हो जाएगा बैटरी, उसको कहाँ फेंकेंगे, वो भी तो वेस्ट है, उसमें थोड़ा बहुत निकलेगा जो भी मटेरियल, वो रिसाइकल हो सकता है, लेकिन बाकी क्या करेंगे। सो इट इज एक्चुअली ईवी इज नॉट एक्चुअली परफेक्ट इन फैक्ट, सो वी हैव टू कंसीडर दैट अनदर थिंग्स आल्सो। सो इनिशियली ईवी विल बी इम्प्रूव, ईवी तो होगा जब वो वर्ल्ड ट्रेंड है, लेकिन साथ साथ उसका हाइब्रिड भी होगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन इंजन होगा, तो वो भी मिक्स करके साथ साथ चलेंगे। सो यानी इन्वायरमेंटल को हम प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ईवी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ईवी के बाद जो है हाइड्रोजन इंजन जो है वो एक दूसरा सॉल्यूशन है, जिसके थ्रू आप ये इस चीज में खासियत ये भी है, सॉरी फॉर इंटरव्यूइंग, ये भी एक खासियत ये भी है कि अगर ईवी करेंगे तो जितना भी इंजन के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो जापान में छोटे मोटे जो कंपनी होती है, जो मशीनिंग करते हैं, असेंबली करते हैं, जो भी हो, तो वो सारे खत्म ही हो जाएगा। यानी लेबर मार्केट भी होगा, एक बड़ा जो है एडवर्स इंपैक्ट और जितना भी इन्वेस्ट किया मशीनरी कहाँ जाएगा, वो भी तो वेस्ट है। दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम एक्चुअली। सो दिस कैन बी सेम मशीन कैन बी यूटिलाइज्ड विदाउट एक्स्ट्रा दैट मच द इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करके वो यूज हो जाएगा। Sir, Japan is known for its quality culture and good vehicles or good products.
So what is the secret behind it? सीक्रेट ये है कि आपको पता है कि जापानीज जो इकोनॉमी है ग्रोथ हो गया और मैच्योर भी हो गया। अब नाउ द श्रिंकिंग पॉपुलेशन श्रिंकिंग हो रहा है, तो मार्केट श्रिंक हो रहा है, फिर भी जापान इज स्टिल द गुड पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब बात ये है कि जापान के अंदर कितने, आप शायद जानते होंगे कि एक तो सुजुकी है, टोयोटा, होंडा, निसान, मात्सुदा, सुबारू और भी कंपनी है, इसुजू, सब लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड, सारे जापानीज कंपनी है। इतनी छोटी सी जो द्वीप के अंदर, तो ये जो है, ये इसके पीछे कारण क्या है? मतलब एक जो है छोटा सा कंट्री है जो कि वर्ल्ड में बहुत आगे लीड कर रहा है और नोन फॉर इट्स क्वालिटी, तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? See, Japanese people is very sensitive in quality. जो छोटी छोटी चीज़ हैं बिल्कुल माइन्यूट क्वालिटी मेंटेन करते हैं, डायमेंशन मेंटेन करते हैं और इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग भी करते हैं। एक ये इनकी पता नहीं आदत है बचपन से। और ये मुझे एक लग रहा है कि एक एजुकेशन भी है कि स्कूलिंग में फर्स्ट ईयर से एलिमेंट्री स्कूल में चिल्ड्रन खुद सफाई करते हैं, अपने फर्श को साफ करते हैं, देखेंगे कि गंदगी कहाँ पे है, साफ करेंगे। तो जो अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने का जो स्किल है वहीं से मुझे भी लगता है कि डेवलप हुआ है। ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि स्किलिंग जो है वो स्कूल लेवल से ही है। और स्किलिंग का मतलब नॉट ओनली द टेक्निकल स्किलिंग, इवन आपके बिहेवियरल स्किलिंग ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि अगर फर्स्ट गंदा है तो एक पहली क्लास का बच्चा जो है वो उसको क्लीन करता है, और ये स्कूल के अंदर उनको एक हैबिट डाली जाती है, और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले कर रहा है। उसके अलावा और क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे जापानीज पीपल है ना, परफेक्शन मांगते हैं हमेशा। ये नहीं कि 70% में चल जाएगा, इतना हो जाएगा, चल जाएगा कंसेप्ट, चलेगा कंसेप्ट नहीं है जापान में। जैसा मैंने अभी शुरू में बताया था, रूल फॉलो करेंगे चलेगा नहीं, परफेक्ट नहीं होगा। जब तक परफेक्ट नहीं होगा करना है, कंप्लीट करना है। ये कुछ एनी हाउ आपको जो है टारगेट को अचीव करना है। बिल्कुल। ये नहीं है कि आज का कुछ टारगेट एक्स है और अगर आपने नहीं किया तो वो हम कल कर लेंगे, वो चीजें वहाँ पे नहीं चलती हैं। नहीं चलती। इट हैज टू बी डन बाय टुडे ओनली विद द एक्सपेक्टेड क्वालिटी रेट। बिल्कुल। Great. Sir, you have a very long 24 year of experience and it is in a different international markets. So have you encountered any cultural misunderstanding in this journey? कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जापान कल्चर एंड वर्क कल्चर एंड इंडियन वर्क कल्चर, इससे थोड़ा रिलेशन है। कि जैसे मैंने बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात बताया। ठीक है, जैसा किसी को काम दिया, ठीक है, कि ये करना है, उसके बाद वो उस बंदे ने दूसरों को काम दिया, बांटा कि ये काम आप करो, फिर उस बंदे ने दूसरों को काम दिया। ये कल्चर थोड़ा जापान में नहीं है। अच्छा, और वो काम दिया गया तो वो खुद करेंगे वो तो। ये तो बड़ा फैंटास्टिक आपने एक एग्जांपल दिया कि आपने काम एक को डेलीगेट किया, उन्होंने आगे डेलीगेट कर दिया, और उसने नहीं किया तो उसने इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दी कि एक्स आदमी ने काम नहीं किया। सो दिस इज नॉट देयर इन जापान। सही बात। ये कहने का मतलब ये है कि काम दिया तो वो हुआ क्या, इंसिडेंट, एक इंसिडेंट बताता हूँ। इंसिडेंट ये हुआ कि मैंने किसी को काम दिया कि आप कर लेना, उसने खुद नहीं किया, दूसरों को बताया कि आप ये काम कर लेना। जापान में नहीं होता ऐसे। अगर वो उसको बताया गया तो वो करेगा, या वो मुझे इन्फॉर्म कर लेगा कि आप, मैं इनको काम दे दिया, मैं देख लूंगा। ठीक है, ऐसे बताएंगे, बिना बताए किसी को दे दिया, ठीक है, काम, ठीक है, उसने काम किया नहीं है, ठीक है, और बाद में ये पूछा गया कि हो गया, उसने बोला, पूछा होगा शायद इसी से कि हो गया, ठीक है, मुझे बताया हो गया, मैं गया, कुछ हुआ नहीं है। ये होता है, यानी एक आगे डेलीगेट कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन आई वो आगे पास ऑन कर दी। सो रियलिस्टिक क्या हुआ उसको जज नहीं किया गया। सो दिस इज समथिंग बिग कल्चरल डिफरेंस। आप मानते हैं कि दिस इज नॉट हैपनिंग इन जापान, एंड दैट इज द रीजन जापान इज एक्सेलिंग इन ऑल द वे इन द मार्केट। सो दिस इज समथिंग दैट इंडस्ट्री एंड अदर पीपल दैट नीड टू बी टेकन केयर। सी एक्चुअली द पर्सन ना जिससे मैंने बात की वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो जो जिसको काम दिया वो बता रहे हैं कि हो गया, लेकिन मैंने जब देखा तो हुआ नहीं है, मेरी नजर पे नहीं हुआ है। और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का भी एक बड़ा फर्क आता है। आपने कहा कि ये काम करना है और एक्स काम करना है और इस तरीके से करना है। अब सामने वाले ने किस तरीके से अज्यूम किया, हो सकता है उन्होंने कर भी दिया हो, लेकिन द वे हाउ यू हैव यू आस्क और यू डिजायर इट, वो उस तरीके से नहीं हुआ। सो दिस इज समथिंग दैट एवरी डे वी आर फीलिंग इन इंडस्ट्री, देयर इज अ बिग गैप। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट पर्सन
पर्सन हु गेव ना, काम किसी को दिया है तो खुद अपने आंखों से जहां उस जगह पे जाके चेक करना है। गेम्बा इज इंपॉर्टेंट एंड गेम्बुत्स अक्षर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई लोग है ना इग्नोर कर लेते हैं और बिना देखे, बिना पीस को देखे, बिना फिनोमेना को देखे, मशीन को देखे उसी जगह पे ना जाके फिर बोलते हैं कि हो गया सर, हो गया, ऐसे बोलते भी हैं। सो दिस इज वेरी फैंटास्टिक एग्जाम्पल। सर हमारे बहुत से बच्चे सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो कि अलग अलग एजुकेशन लेवल से आ रहे हैं। कोई 10वीं पास करके आ रहा है, कोई ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री करके आ रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, किस प्रकार से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री किसी भी कंटेक्स्ट में किस प्रकार का उनको स्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज रहेगा आपका? स्किलिंग पॉइंट ऑफ व्यू जैसा मैं एक एग्जांपल, पता नहीं अच्छा एग्जांपल तो शायद नहीं होगा इतना, लेकिन मैं आज BA पास किया, जस्ट BCom किया, उसके बाद जो इंडस्ट्री में, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 24 ईयर्स काम किया है, उसमें मैंने बहुत चीज़ सीखी है। लेकिन ये केवल ये नहीं कि मैंने जस्ट नॉलेज सीखी है, मैंने एटीट्यूड, जो जापानीज लोगों के एटीट्यूड, वर्क हैबिट, वो सीखे मैंने। जापानीज लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज़ सीखना लिख देते हैं। मैं भी प्रीवियस कंपनी में ट्रेनिंग भी दिया कई लोगों को, तो जब ट्रेनिंग देता हूँ तो उस समय कुछ लोग हैं या कई बार कई लोग हैं कि नोट नहीं करते, सुनते हैं ऐसे आराम से। अब बाद में अब सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं लिखते, मुझे याद है, याद कर रहा हूँ मैं। तो बाद में आपको रिवाइज करना है, तो रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि उसके दिमाग में है नहीं। रिवाइज का मतलब है कि क्या है कि ह्यूमन बीइंग आफ्टर 24 आवर्स ऑलमोस्ट 60-70% मेमोरी चला जाता है। दिस इज प्रूवन एक्चुअली। साइकोलॉजी दैट इज द रीजन कि नोट्स बनाने का कल्चर है कि जापानीज कल्चर में हर आप अगर मिनट्स, कोई भी अगर आप मीटिंग करते हैं तो उसके मिनट्स बनाएं, कोई भी डिस्कशन करता है उसको रिटन डाउन करें। आई थिंक उसके पीछे यही लॉजिक है। बिल्कुल, और रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बाद में रिवाइज करके। तो आपको एक 24 इयर्स का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस में कोई ऐसे टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट आपने फेस किए या कोई ऐसी समस्या और जिससे ओवरकम किया हो, यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? देखा जाए तो हर साल या हर महीने कुछ ना कुछ इश्यू तो आता है इंडस्ट्री में काम करेंगे तो, लेकिन हर बार मैंने कोशिश की है कि उसी से कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाए, कुछ ना कुछ सीख जाए, नोट करें, सोचें, उसके फिर इम्प्रूवमेंट का सोचें कि ये ड्राफ्ट होगा, ये आइडिया होगा। ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग है, ये नहीं कि एक बार मेजर इश्यू होगा तो उसी से एक बार लर्निंग हो गया तो बस हो गया, पक्का हो गया, ऐसे नहीं। कॉन्टिन्यूस जापान से या किसी फील्ड में, जैसे मैंने बताया था कि शुरू में प्रोडक्शन में था, फिर TPM चला गया, मेंटेनेंस चला गया, या उसके बाद गोरती, देन उसके बाद फिर प्रोडक्शन में, इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में, हर जगह पे। और हर जगह पे प्रोजेक्ट नया नया आता है और नया जो स्कोप आता है, तो उस समय हमेशा सीखना बहुत ज़रूरी है उसमें। राइट सर, इन योर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 24 ईयर, what is the most exciting or memorable project where you have worked on? हाँ, कई प्रोजेक्ट हैं ऐसे, लेकिन एक जैसे मैंने पहले बताया था कि TPM जो कोऑर्डिनेटर रहा था, उस समय जो पहली बार मुझे ऐसे सिचुएशन में आ गया था कि पूरे ओवरऑल जो कंपनी के हर एम्प्लॉय के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ा, उनके साथ मिलके काम करना पड़ा, क्योंकि दिस इज ओवरऑल कंपनीज प्रोजेक्ट एक्चुअली। इसमें प्रोडक्शन भी है, कोर्ती भी है, और टूल रूम है, मेंटेनेंस है, सब कुछ है इसमें। तो उनके साथ काम करके उसका काइजेन करना, इंप्रूवमेंट करना पड़ा, प्रोजेक्ट करना पड़ा, उसका टारगेट भी होगा, अचीव हुआ नहीं हुआ उसका मॉनिटरिंग करना होगा, एडवाइस भी देना, और यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद जापानीज कोऑर्डिनेटर आल्सो फॉर दिस आल्सो। सो आई लव मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम एक्चुअली। दिस इज अ वंडरफुल थिंग्स इन फैक्ट। Right. So working on a new projects and then acquiring the new knowledge or skills. So this is something that what you experience. वैसे मैंने ये एक एग्जांपल है, लेकिन ये और भी हैं वैसे। हर बार जो भी होगा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि कोई चीज़ नया चीज़ मिलेगा तो उसमें ना थोड़ा उसमें अपने आप को डाल के देखिए, करके देखिए। फेल हो गया तो पॉजिटिव फेल हो जाइए, पॉजिटिव फेल या कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, पॉजिटिवली फेल हो जाओ, करना है तो। So, यहाँ से एक चीज़ और भी ये लर्निंग को मिल रही है कि आप कभी भी अपने आप को डिपार्टमेंट की बाउंड्रीज में ना बांध के रखें। यू शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ for different department, different new job roles, then only you will learn and then you will acquire the new skills. Yes, right. Yes. सर बहुत से बच्चे हैं जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
ये बच्चे किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कोई 10वीं पास भी हो सकता है, ITI भी हो सकता है, डिप्लोमा भी हो सकता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी हो सकता है और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हो सकता है जैसे आप हैं। तो उनके लिए क्या आपका एक मैसेज है? एक तो ये कि किसी भी इंडस्ट्री में जब मौका मिलेगा तो उसमें हिचकने की ज़रूरत ही नहीं है। करके देखिए पहले, लाने कुछ ना कुछ मिलेगा, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ज़रूर ये नेचुरल चीज़ है कि अब हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है तो डर लगता है। और लेकिन उस समय ना एक जब गिरेगा तो ऐसी डायरेक्शन में गिरिए कि जहाँ पे अपने स्कोप जो है पॉसिबली जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में गिरी जाइए इसमें। सो यानी आप एंट्री करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसा भविष्य है और क्या है। सो डोंट हेजिटेट टू एंटर इनटू द मार्केट एंड देन यू एंड नो नीड टू वरी अबाउट योर सर्टिफिकेशन लेवल्स कि आपकी क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में भी आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करेंगे अपने स्किल्स के आधार पे काम करेंगे तो यू विल गेट ए वर्टिकल मोबिलिटी और उस तरह का प्रमोशन मिलेगा। एक भारत में खासकर एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि जो एंट्री लेवल पे जो सैलरीज होती हैं वो बड़ी एक नॉमिनल होती हैं, है ना, और उसकी वजह से कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि यार 10,000 12,000 ये तो हमें अपने घर पे भी मिल जाता है, गांव में मिल जाता है या कहीं पे भी। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि ये एक बड़ा एक जो है जो कैरियर स्टार्टिंग करते हैं बच्चे, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग और दुविधा वाला जो है क्वेश्चन होता है। ऐसे कि ये पैसे तो एक चीज़ है, जीने के लिए तो चाहिए, लेकिन नॉलेज खरीदना, एक्सपीरियंस खरीदना ये इतना आसान नहीं है। मौका मिलेगा ना एक्सपीरियंस खरीदने का तो खरीदिए। ये सोचें 10,000 सैलरी मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए था 30,000। आप ये सोचिए कि 20,000 में इस नॉलेज को, एक्सपीरियंस को खरीद रहे हैं, ऐसे सोचिए। राइट। सो ये एक बड़ा जो है आपने अच्छा बताया कि सैलरी को इमीडिएटली हम उस तरीके से वैल्यू ना दें, आप उस एक्सपीरियंस को दीजिए, क्योंकि उसके आधार पे आपको एक मौका मिला है एक इंडस्ट्री में अपने आप को परफॉर्म करने का, तो वो जो एक्सपीरियंस है उसकी अपने आप में एक बड़ी वैल्यू है। ग्रेट सर, आपको इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वैसे ये बहुत लोगों को योगदान देंगे और केवल नॉट ओनली फॉर द ट्रेनीज एंड द स्टूडेंट बट फॉर द इंडिया इकोनॉमी एंड द सोसाइटी ऑल्सो। बिकॉज क्या है कि अभी काफ़ी ग्लोबली चेंज हो रहा है उसमें इकोनॉमीज़ देखा जाए तो। आपको पता है रशिया में, चाइना में जो इशू हो रही है, उसी वजह से जो भी इंडस्ट्रीज़ है अभी इंडिया में ही फोकस कर रहे हैं। और जो प्रोडक्शन जो है, जो ऑटो कंपोनेंट में एक एग्जांपल दिया जाए तो वो सारे शिफ्ट होने वाले हैं इंडिया में। और क्या लेकिन जब आएंगे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, क्या स्किल्ड जो मैन पावर होगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन है वास्तव में। वी हैव टू बी रेडी एक्चुअली। So for that purpose, that is very important to the nurture the skilled person not only for the in terms of the technology or the kind of things, but also that as a habit and the nature and how we have to behave. That also very important actually. So यानी एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है भारत में आने वाली हैं और काफ़ी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो काफ़ी ग्रो करने वाला है, और वहाँ पे वो तभी हम सस्टेन कर पाएंगे जब हमारे पास वो राइट स्किल्स होगी। सो बड़े अच्छे आपके थॉट्स हैं इस पे। ग्रेट। सो दैट्स द रैप अप ऑफ आवर फर्स्ट एपिसोड मंत्रा विद अमास। वी थैंक्स आवर गेस्ट मिस्टर समीर तकाउची, who has given his valuable time to us and share his insights or thoughts about the automotive industry and upcoming kind of skilling requirement in India. Hope you all have enjoyed this program and this conversation, and this definitely we expect it will add value to the entire ecosystem. Thank you so much. Thank you.